नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो पर एग्रीमेंट के आवश्यक तत्व, या यूं मैं बोल दूं कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट कैसे लिखवाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी संपत्ति खरीदने का काम पड़ता ही है, या संपत्ति बेचने का काम भी पड़ सकता है। तो जो एग्रीमेंट वो लिखवाने जाए उसमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण है जो उसको लिखवानी जरूरी है, इस पर यह वीडियो है। क्योंकि अगर उसको पता नहीं है कि प्रॉपर एग्रीमेंट किस प्रकार से लिखवाया जाता है, तो हो सकता है सामने वाले कुछ दलाल हो, भूमि दलाल हो, या कुछ इस प्रकार के व्यक्ति जो एग्रीमेंट में इस प्रकार की कमी रख दे कि कल को वो आपके लिए मुसीबत बन जाए एग्रीमेंट। यानी सामने वाला फिर एग्रीमेंट लिखवाने के बाद एग्रीमेंट की पालना नहीं करे और आप कोर्ट में उस एग्रीमेंट को पेश करें या थाने में पेश करें, तब आपको पता चले कि यार ये बातें तो एग्रीमेंट में लिखनी रह गई थी, या एग्रीमेंट में ये बातें गलत लिखवा दी थी। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि जीवन में कभी भी आपको जब प्रॉपर्टी खरीदनी पड़े और एग्रीमेंट कराने जाओ तब वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा, और ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। इसमें मैं बताऊंगा कि पूरा एग्रीमेंट आपको इस प्रकार से लिखना है, कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं, 7 बिंदु पर हम बात करेंगे। एक तो पक्षकार कौन होना चाहिए, फिर संपत्ति का वर्णन, फिर पैसों का लेन देन, फिर जो शर्तें हैं, फिर गवाह है, फिर स्टाम्प कितने का लेना है, फिर उसको नोटरी कराना है, पंजीयन कराना है। सारी बातें अपन समझेंगे और किस कमी को रखने पर क्या दिक्कत आ सकती है ये भी अपन इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाने में सक्षम हो जाएंगे और आपका एग्रीमेंट फिर किसी भी कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में या किसी थाने में कमी के कारण लौटाया नहीं जाएगा। और आप जमीन खरीदो, जमीन बेचो, या मकान खरीदो या मकान बेचो, कोई भी संपत्ति खरीदे या बेचे, तो आपके दिमाग में खुद एक एग्रीमेंट बनाने की योग्यता पक्की हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट खरीद पक्षकार की। तो किसी भी एग्रीमेंट में 2 पक्षकार होते हैं, एक तो बेचने वाला और दूसरा सही है खरीदने वाला। तो इसमें वकील साहब कौन सी बड़ी बात है? देखो, इसमें बड़ी बात यह है कि जो संपत्ति बेचने वाला है, अगर कोई संपत्ति है जो आप खरीद रहे हो, या तो उस संपत्ति का जो मालिक है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर कागज में संपत्ति है वही बेचने वाला बने। अगर संपत्ति 2 व्यक्तियों के नाम पे और संपूर्ण बेच रहे हो तो 2 व्यक्ति बने। 4 के नाम पे, चारों मिलकर संपूर्ण बेच रहे हो तो 4 बने। अगर 4 व्यक्ति के नाम पे और 2 ही पक्षकार बने तो फिर वो अपना हिस्से ही बेच पाएंगे, 1/2, वो सारे नहीं बेच पाएंगे। यानी कि जो बेचने वाले हैं उनको आप पार्टी इस आधार पर नहीं बनाए कि वो पूरी संपत्ति आपको बेच देंगे। जो कागज में नाम है जिस व्यक्ति का, जो बेचने वाला का मालिक है, उसी को बेचने वाला कानून में मान्यता प्राप्त है। यानी कि आप पहले कागज देखें कि कौन संपत्ति का मालिक है, जो मालिक है उनको बेचने वाला बनाए। या हिस्सा खरीद रहे हैं तो जो बेच रहा है उसी का हिस्सा आप खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि कागज देखें पहले कि बेचने वाला मालिक है या नहीं है। जैसे पिताजी के नाम पर संपत्ति है, पुत्र बेच रहा है, उसके नाम पे संपत्ति आई नहीं है, तो एग्रीमेंट 0 है। ठीक है। या ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं अभी मेरे नाम पे नहीं है और बाद में आ जाएगी तब मैं दे दूंगा, तो एग्रीमेंट भी आपके लिए 0 है। या किसी दूसरे की संपत्ति, कोई A की संपत्ति B बेच रहा है तो भी वो एग्रीमेंट 0 है, भले बाकी सारी शर्तें आपने पूरी कर ली हो। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि जो बेच रहा है उसका नाम डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो 18 साल से ऊपर हो। इसमें भी 18 साल से ऊपर हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो। इसमें भी ये 18 साल से ऊपर हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, स्वतंत्र सोचने वाला व्यक्ति हो, दबाव में आया हुआ व्यक्ति नहीं हो। ये सारी बातें तो लिखनी है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मालिक वही होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अपन आ गए, पक्षकार कौन कौन होना चाहिए। फिर संपत्ति, यही सबसे इसमें गड़बड़ होता है। संपत्ति के बारे में मेरा ये कहना है, एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद संपत्ति की आप एक तो स्थिति पता कर सकते हो, दूसरी उसकी लोकेशन पता चल जाती हो, कितनी लंबी है, चौड़ी है, लंबाई चौड़ी लिखनी है, कुल कितना क्षेत्र पर लिखना है, मकान है तो कितने कमरे बने हुए हैं, पड़ोसी कौन है, यानी पड़ोसी, चारों पड़ोसी लिखना अनिवार्य है, उसकी स्थिति कैसी है, जैसे अभी है कोई मकान बना हुआ है कि प्लॉट है कि उस पर कोई निर्माण किया हुआ है। स्थिति से मतलब है जैसे आप जमीन ले रहे हो तो उस पर चारों ओर दीवार है या नहीं है, पेड़ है या नहीं है, कुआं है, ट्यूबवेल है, कोई कमरा बना हुआ है, वो सारी स्थिति उसमें लिखनी है। लोकेशन उसकी साफ साफ लिखनी है कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इस स्थिति में है, ये लिखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि संपत्ति का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि संपत्ति का पता ही नहीं चलता है, फिर बाद में आता है कि यार मैंने तो अपना कमरा नहीं दिया था, मैंने तो पेड़ नहीं बेचे थे, मेरे तो ट्यूबवेल की मशीन में निकाल के ले जाऊंगा, या कई सारी विवाद।
तो जो संपत्ति आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो उसका साफ साफ उसमें वर्णन आना चाहिए। कोई भी संपत्ति आपको छुपानी नहीं चाहिए। इसमें क्या करते हैं ज़्यादातर लोग कि वो कहते हैं कि यार हमारे फिर अगर संपत्ति की लोकेशन अच्छी लिखेंगे, मकान बना बनाया लिख देंगे, बाउंड्री लिख देंगे तो हमारे रजिस्ट्री का पैसा ज़्यादा लगेगा। इसलिए वो मौके पर बाउंड्री बनी होती है फिर लिखते बाउंड्री बनी नहीं है, मौके पर मकान बना होता है फिर भी लिखते मकान बना हुआ नहीं है। या मौके की स्थिति जैसे रोड के पास है तो इसकी डीएलसी रेट ज़्यादा होती है, सरकार रजिस्ट्री का पैसा ज़्यादा लेता, तो वो क्या करते हैं रोड से दूर बता देते। ये विवाद हो गया फिर बाद में। तो कभी भी आपको जो स्थिति है उससे हटकर संपत्ति को एग्रीमेंट में नहीं लिखवाना चाहिए। आप सरकारी सामने वाला बोलेगा अरे यार कौन से वकील साहब का वीडियो देखा, तू छोड़ मेरी बात, मैंने हज़ारों करा दिया, तू कहाँ बैठा है, चल लिख, कितने दूर से लिखते हैं, नहीं तो हो जाए। ये अगर रोड के पास बोलेंगे तो 5 लाख भरने पड़ेंगे सरकार में, बाकी 3 लाख ही भरने पड़ रहे हैं। ये 50,000 तेरे को फायदा दे देता हूँ मैं। ऐसे फायदे के चक्कर में नहीं रहना, जो अपनी ज़मीन है उसकी रेट पूरी लेनी और जो लोकेशन है वही लिखना, नहीं तो विवाद बाद में आएगा। ऐसे विवाद कहीं आ रहे हैं, फिर लोग घूम रहे हैं। जो हमने ज़मीन खरीदी थी वो बोलेगा साहब ये तो ज़मीन रोड पे है, उसको बेची थी वो ज़मीन तो दूर है, अब वो दूर वाली ज़मीन कहाँ है आप बताओ। तो ऐसी स्थिति में आपको स्थिति और संपत्ति का वर्णन पूरा AG करना। और जो भी संपत्ति आप खरीदने जाओ उसको पहले वहाँ जाके मौके पे देखो, उसके फ़ोटो खींच के लाओ, पता करो किसके पड़ोसी कौन कौन है, अपने स्तर पे। बेचने वाला गलत पड़ोसी लिखवा दे तो आपको तो पता नहीं, क्योंकि ज़मीन तो आप खरीद रहे हो, बाद में पता चलेगा। और फिर गलत लिखवा दे और फिर बोले मैंने तो इन पड़ोसियों के मध्य ज़मीन बेची नहीं, कहाँ है पड़ोसी के मध्य ज़मीन। आप अपने स्तर पर भी पड़ोसियों का पता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़मीन खुद अपने हाथों से लंबाई चौड़ाई मापने के बाद लेंगे। सामने वाला बोलेगा कि भाई 100 बाई 200 का है और बाद में पता चला कि 100 बाई 170 ही है, फिर विवाद उठा कि यार 30 फीट कम है। तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप ज़मीन खरीद रहे हो तो आपकी स्थिति मौके पे कितनी है मापे, कागज़ में कितनी है मापे। कागज़ में देखें कि जो कागज़ में लिखी है वो मौके पे है या नहीं। अगर जो कागज़ में लिखी है वो मौके पे नहीं है तो आप सामने वाले से बात करें। इसमें सबसे बड़ा विवाद क्या उठता है पता है आपको? इसमें सबसे बड़े जो विवाद आ रहे हैं ना, फिर स्थिति खराब हो जाती है। कागज़ में लिखा है ये संपत्ति, ये रोड है कि ये संपत्ति 100 फीट तो है लंबी और 50 फीट है चौड़ी, और मौके पे ये संपत्ति होती है 120 फीट और इधर होती है 70 फीट, यानी मौके पर तो है 70 × 120 और आपने कागज़ में है 100 × 50। आपने ये संपत्ति खरीद ली और मौके पे इतनी। अब सामने वाला क्या बोलेगा कि मुझे तो 30 बाई ये हो गया ना, 30 तो 20 बाई 30 ये दुकान मैंने अपनी रखी थी, ये संपत्ति मेरे को दो। तो फिर आपके विवाद उठ जाएगा कि यार ये तो पूरा इतनी संपत्ति देनी पड़ी है, मैंने तो पूरा लिया था। वो बोलेगा माप लो, मैंने जो दी है वही आपको दे रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप मौके पर संपत्ति मापे और कागज़ में कितनी वो भी देखें। अगर कागज़ में कम है और मौके पे ज़्यादा है तो उसके पड़ोसी लिखे और साथ में ये भी लिखे कि मौके पे इतनी संपत्ति है मगर कागज़ में इतनी ही है। मैं जो मौके पे संपत्ति है वो सारी संपत्ति का एग्रीमेंट आपके करा रहा हूँ, मेरा अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये साफ साफ लिखें। नहीं तो फिर सामने वाला जो मौके पर ज़्यादा हुई विवाद खड़ा होगा और ज़्यादातर विवाद इसी प्रकार के आ रहे हैं, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब जो बात करते हैं जिस पर 90% मुकदमे आते हैं, पैसों का लेन देन। बस पैसा आया, आदमी के दिमाग की बत्ती जली, स्वार्थ मन में उठा, बदल गया। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले में लोग उलझ जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, दिन रात टेंशन में रहते हैं, बीपी बढ़ जाती है, सोचने की क्षमताएं खत्म हो जाती है। बात में आपको बड़ी विचित्र लगेगी मगर जो मैं पिछले लंबे समय से 20-22 सालों से एडवोकेट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास लॉट ऑफ मुकदमे हैं कि संपत्ति के मामले में जो पक्षकार आते हैं, चाहे खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो, उनका चेहरा झुका हुआ रहता है और वो बड़े दुखी लगते हैं क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट के समय गलती कर दी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पहले पहले पैसे पे आता है आदमी, स्टैंडर्ड आता है और धीरे धीरे एक थैला लेके आता है और एकदम ऐसा क्या हो गया, इतने साल हो गए, क्या हो गया, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना। पैसों का लेन देन साफ, पहली बात तो ये लिखे कि साफ लेन देन जो कुल हो रहा है उसका कुल खुलासा करें, कोई बात छुपाए नहीं कि साहब एग्रीमेंट तो इतने रुपए में करूँगा तो फिर मेरे डीएलसी रेट ज़्यादा लगेगी, सरकार में ज़्यादा पैसा जमा कराना रहेगा। इस बात का कभी रोना नहीं रोए। जो पैसा लेन देन हो रहा है वो खुला लिखे,
डीएलसी रेट के चक्कर में न रहें। या तो फिर आप डीएलसी रेट के चक्कर में रहकर कम पैसा एग्रीमेंट में लिख दोगे, फिर आपको सामने वाला आदमी पैसा नहीं दे रहा है तो आप जो डीएलसी रेट लिखी है वही लेने के हकदार रहेंगे। जमीन बेचने वाले सुन लें, तो आपको जो पैसा लेना है वही लिखें। दूसरा, पैसा हो सके तो ऑनलाइन दें, जिसमें चेक से या गूगल पे करें, किसी भी माध्यम से। चेक से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसमें भी एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप दो व्यक्तियों से संपत्ति खरीद रहे हो तो दोनों के नाम चेक बनाएं। जैसे मान लो 20 लाख में खरीदी, तो आप अगर भी टोटल पैसा दे रहे हो तो 10-10 दोनों के बनाएं या 5-5 दोनों के बनाएं, बाकी रजिस्ट्री के समय रखें। यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि कल को ये न बोल सके कि मुझे पैसा नहीं मिला। और ज़्यादातर खुले चेक से पैसा देवे, कल को क्या वो कहता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं, मैंने बेची नहीं, मेरे सिग्नेचर भी इसने एग्रीमेंट पे झूठे कराए और पैसे भी मेरे खाते में डाल दिए, मैंने कब इसने संपत्ति बेची। तो आप क्या करें, चेक से पैसा देवे। तो भाई तेने जब संपत्ति नहीं बेची थी, तेने बैंक में चेक पेश क्यों किया, ये बात आएगी ना। तो चेक से पैसा देने पर आपकी संपत्ति ज़्यादा, आप जो खरीदार हो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और सारा पैसा हो सके चेक से। सारा वाइट पैसा हो जाएगा, मैं ब्लैक वाइट के चक्कर में फिर आप ब्लैक वाइट हो जाएंगे। तो जो भी है इनकम टैक्स में दर्शा देवे और कोशिश करेंगे खुला। अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो कि इतना पैसा ब्लैक हो जाएगा ना वाइट हो जाएगा, तो ब्लैक वाइट के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो एग्रीमेंट नहीं कराए, सीधी उसी दिन रजिस्ट्री करा देंगे, बात ही खत्म। जो पैसा देना दो। बाकी सही तो ये है कि पैसा आपको लेन देन एकदम ऑनलाइन माध्यम से करना है और टोटल अमाउंट का आपको खुलासा लिखना है। उसमें मान लो 3 व्यक्ति खरीदार है तो तीनों के चेक देने, चेक भी तीनों के बनाए, और लेने वाले अगर 2 है तो दोनों के नाम से बनाए कि भाई, ताकि यूँ लगे कि भाई हाँ इन लोगों ने पैसा दिया है। अगर कुछ पैसा आप कैश भी दे रहे हो तो कैश का भी हवाला दें, वहाँ कैश दे सकते हैं। कितना कैश दे सकते हैं, कानूनन तो 20,000 से ज़्यादा देने पर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, मगर ज़्यादा भी दे रहे हो तो ऐसा कोई भारी अपराध नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा अब देखो, एग्रीमेंट की जो जान है उसकी शर्त। एग्रीमेंट की शर्तें ही बाद में विवाद होने पर किसी व्यक्ति को हरा रंग नहीं है, हरा मतलब हरा देती है, हार का सामना करना पड़ जाता है। और एग्रीमेंट की शर्तें ही किसी व्यक्ति को मिठाई लाने पर मजबूर कर देती है, यानी उसको जीता देती है। तो शर्तें सबसे महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का रेगुलर काम नहीं है वो ये वीडियो इस शर्तों पर तो 2 बार अवश्य देख ले, यानी कि वापस रिविज करके वापस रिविज गियर डाल के वापस फर्स्ट गियर डालें। अब शर्तें क्या है? शर्तें मुख्य रूप से होती है पैसों के लेन देन की, दूसरी होती है जमीन के कब्जे की, और तीसरी होती है अन्य। पैसों की लेन देन की शर्तें साफ साफ लिखें कि कौन सी शर्तें, कौन सा पैसा कब कब देना है, यानी इसमें दिनांक और अमाउंट अगर बकाया है तो साफ साफ लिखें। इतनी तारीख को इतनी पेमेंट दूंगा, इतनी तारीख को ये दूंगा, और इतनी तारीख को रजिस्ट्री करूंगा तब दूंगा। रजिस्ट्री की हो सके तो तारीख लिखे या समय लिख देगा कि 6 महीने में 4 महीने में रजिस्ट्री करूंगा। ऐसा नहीं है कि जब पैसा होगा तब रजिस्ट्री करूंगा, जब आप ये कर दोगे तब रजिस्ट्री करूंगा, जब आप कन्वर्ट कर दोगे तब रजिस्ट्री करूंगा, जब आप मकान बना दोगे तब रजिस्ट्री करूंगा। इस प्रकार की शर्त जिसका भविष्य में कोई फिक्स तारीख नहीं होती है, वैसी कोशिश करें कि वैसी शर्त नहीं लिखे। यानी कि जिसकी फिक्स तारीख हो सकती है वही शर्त आप लिखें। या कोई कह रहे हो भाई ये व्यक्ति निर्माण करके देगा या बाउंड्री बना के देगा, तो उसका भी समय डाल देंगे ताकि आपके कल दिक्कत नहीं आए, और पैसों के साफ साफ उसमें लेन देन लिखे। फिर जमीन के कब्जे की बात, अगर आप एग्रीमेंट में कई लोग करते हैं जमीन का कब्जा तो बोल देते हैं दे दिया, मौके पे लेते ही नहीं। तो कब्जा अगर दे दिया लिखें तो कब्जा लेंगे, कब्जा नहीं दिया है तो कब देंगे, ये बात भी साफ साफ लिखें। फिर होती है जो महत्वपूर्ण शर्तें अन्य मालूम है कि अगर सामने वाला जो व्यक्ति है एग्रीमेंट में है, अगर बेचने वाला बदल जाए, वो एग्रीमेंट की पालना के हेतु नहीं करे या रजिस्ट्री नहीं कराए, तो क्या होगा? और अगर खरीदने वाला बकाया पैसा नहीं दे और रजिस्ट्री भी नहीं करा रहा तो क्या होगा? ये शर्तें ही सबसे महत्वपूर्ण है। विवाद भी इन पे ज़्यादा आता है कि साहब पैसे नहीं दे रहा, मैं कैसा करूँ, सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा, क्या करूँ? तो आपने एग्रीमेंट में ये शर्तें लिखी क्या, रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो क्या करूँगा? अब आप ही बता दो वकील साहब, आपका प्रश्न हो सकता है वकील साहब आप ही बता दो इस बारे में क्या लिखें। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मैटर पर अलग अलग शर्तें होती हैं।
सारी एक कोई परफॉर्मा नहीं है। ज़्यादातर लोगों को बता देता हूँ कि रजिस्ट्री नहीं करा रहा है तो आप उसमें तारीख लिखें कि इतनी तारीख को रजिस्ट्री करूँगा, नहीं कराने पर आप कोर्ट से करवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। प्लस जो कानूनी कार्रवाई करेगा उसमें खर्चा भी जो मना करा उसको देना तय रहेगा। और फिर जो मान लो पैसा नहीं दे रहा है या बकाया पैसा नहीं दे रहा तो उसके में लिखेगा कि भाई बकाया पैसा अगर इतनी तारीख तक नहीं देगा और रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो इतने रुपए काट कर वापस पुनः रुपए लौटाने का हकदार होगा, या इतने रुपए आपकी जो आई है वो जब्त कर दी जाएगी। ये भी आप लिख सकते हैं। सामने वाला स्वीकार करा है तो उसको रिटर्न पैसा नहीं मिलेगा, उसके भी दिमाग में बात बैठेगी यार मुझे पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसमें यह भी लिखे महत्वपूर्ण कि अगर इस तारीख तक मैं रजिस्ट्री नहीं कराऊं तो आप किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हो जिसमें मेरा इतना पैसा तो आप जब्त कर लोगे और इतना पैसा मेरे अकाउंट में वापस डला देंगे। अगर सारा पैसा आपको जो सही का पैसा सारा आप जब्त नहीं कर रहा है, ऐसी शर्तें नहीं है कि भाई सही के जो 2 लाख दिए उसमें से 1 लाख आप ले लेना, काट लेना और वो दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री करा देना, 1 लाख मुझे दे देना। यानी कि जो भी शर्तें और साफ साफ लिखे रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो क्या होगा, सामने वाला नहीं करा रहा तो क्या होगा, इस बारे में शर्त खुलासा करें। इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षकार जब लिखने जाते हैं तो वकील साहब पूछते हैं, टाइम वाला पूछता है, वो एक ही बात बोलते हैं, अरे नहीं ऐसा तो नहीं, हम तो करा रहे हैं 10 दिन बाद, ऐसी बात लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, हम तो करा देंगे, क्या लिखें। और दोनों थोड़े में क्या है कि दोनों में प्रेम होता है उस समय, तो वो ऐसी कठोर बात एक दूसरे के लिए बोलना भी नहीं चाहते। हालांकि इसमें ड्यूटी लिखने वाले है कि वो शर्तें साफ साफ लिखे। मेरे पास कोई लिखवाना आता है तो मैं साफ साफ ही लिखता हूँ, फिर भी आप उस समय थोड़ा मन को कठोर करके उसको बोल देवे कि ये शर्तें आपको लिखनी है, या फिर आप जब जहाँ टाइप कराने जा रहे हो उसको पहले से बोल देवे कि भी मेरी ये शर्तें आपको लिखनी है, ताकि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि शर्तों के आधार पर पूरा मामला बैठता है। सामने वाले शर्तें पूरी नहीं करता है फिर उलझा देता है। फिर गवाह कौन होगा, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, स्वस्थ चीज है, पागल नहीं है। तो गवाह के एक तो आप आधार कार्ड लें, ठीक है, प्लस उसके गवाह पे उसके हस्ताक्षर कराएं। गवाह के हस्ताक्षर मौके पर ही कराएं। गवाह के अपने हस्ताक्षर भी हो सके तो गवाह के सामने करें। कल को कोर्ट बोलेगा साहब मैं तो बाद में कराया था हस्ताक्षर, ऐसा नहीं करें। आप करें तब गवाह उपस्थित हो, एग्रीमेंट पैसा की लेन देन गवाह उपस्थित हो, ताकि वो कुछ भी उसे कोर्ट में पूछा जाए तो सही से बोले। आपके लिए बात बता देता हूं कि हो सके तब तक गवाह में अपने आदमी रखें, ताकि कल को कोई कोर्ट में मामला हुआ तो गवाह कम से कम आपके होंगे तो आपके पक्ष में बोलेंगे। जनरली करते क्या है कि यार 2 गवाह मेरे 2 गवाह तेरे रख लें, ऐसा भी कर सकते हो। कोशिश ये करेगी अपने आदमी रखें। जबरदस्ती कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो गवाह नहीं बनूंगा, तुम्हारे आदमी गवाह ला, तेरे भाई के साइन करा, गवाह में तेरी माँ के साइन करा, फिर वो उसी के पक्ष में बोलते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि अपने आदमी गवाह में रखने, उनके भी करा सकते हो आप, पर कोशिश ये करें कि अपने कराएंगे। इसलिए उनके इसलिए कराते हैं ताकि यार उनके दबाव रहे कि वो मना कर देते यार तेने भी गवाह में साइन किया, हाँ गवाह में 2-5 व्यक्तियों की साइन करा दो, कोई 2 की ठेगा थोड़ी है क्या, और अपने 2-3 आदमी तो रखें कम से कम। अब आता है स्टाम्प, कितने रुपए का स्टाम्प लगाए, ठीक है ना। कुछ लोग 100 रुपये का ले लेते हैं, कुछ लोग 500 रुपये का ले लेते हैं। कितने रुपए का स्टाम्प चाहिए, देखो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि जो स्टाम्प वाला एक्ट है ना, ये स्टाम्प का एक लोकल एक्ट है। लोकल मतलब इस पर राज्य सरकार तय करती है कि कितने रुपए का स्टाम्प लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में जैसे कोई 1 लाख की संपत्ति खरीद रहे हो तो उसका 3% है, यानी 3000 रुपये स्टाम्प लेना है। 10 लाख की खरीद रहे हो तो 30,000 का लेना। अरे वकील साहब इतने रुपए की स्टाम्प का ले रहे हो, वो पैसा भी आपका वापस एडजस्ट हो जाएगा, बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, देखो अलग अलग राज्य, कहीं पर 2% है, कहीं पर 3% है। तो अच्छा है कि आप आपके राज्य, अगर आप राजस्थान के बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो आपके वहाँ के जो लोकल एडवोकेट से उससे पूछ ले, या पंजीयन कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाके पूछ ले कि मुझे एग्रीमेंट पर कितने रुपए का स्टाम्प लगा। इस पर भी अलग अलग है, कब्जा ले रहे हो तो अलग है, कब्जा उस समय नहीं ले रहे हो तो अलग है। इसलिए इस बात पर अपने जनरली अपने ये पंजीयन कार्यालय में पूछ ले, या 3% लगा देवे, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो आपने 100 का लगा दिया, 500 का लगा दिया, तो कोशिश करें कि पूरा 3 ही लगाए। अगर ऐसा लगा भी दिया है तो बाद में भी आप उस स्टाम्प ड्यूटी को पूरी कर सकते हो, पर उसमें आपके पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी से बचना है तो आप प्रॉपर स्टाम्प ही लगाएं जितना आपने लग रहा है, ठीक है ना। स्टाम्प की हो गई 100, 200, 500 का नहीं करना, जनरली 500 पे कर सकते हो आप, पर कोर्ट में विवाद गया तो फिर आपको पेनल्टी बरकने के बाद ही आपको सुना जाएगा। फिर दूसरा है कि उसको पंजीयन कराया या नहीं कराया, इस पर क्या कानून है।
इस पर कानून की ये स्थिति है। देखो कानून तो इतना है, पूरा अंग्रेजों के ज़माने के कानून है ना, अब तो बदल दिया मोदी सरकार ने, पर अभी ये कानून बदला नहीं। इसमें क्या है कि 100 रुपये से ज़्यादा की लेन देन कर रहे हो तो पंजीयन कराना आवश्यक है। अब 100 रुपये से कम में तो कोई संपत्ति आएगी नहीं कि मकान आ गया 100 में। इसका मतलब हुआ हर जो एग्रीमेंट है उसका पंजीयन कराना आवश्यक है। अगर आप पंजीयन नहीं करा रहे हो तो बाद में आपको पंजीयन ड्यूटी प्लस उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि जो आप एग्रीमेंट करा रहे हो उसका पंजीयन आप तहसील में कराए, यानी कि पक्का एग्रीमेंट तो वही है जिसका पंजीयन कराए। पंजीयन एक तरह से तहसील कार्यालय या पंजीयन कार्यालय में होता है, इसमें दोनों पक्षकार और गवाह जाएंगे और हाँ ये मैंने एग्रीमेंट किया है, उस तरह से आपका पंजीयन हो जाएगा। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि जो आपने स्टाम्प के पैसे भरे ना पहले, और जो आपने पंजीयन का जो खर्चा दिया, जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तब उसमें समायोजित हो जाएगा, यानी आपका पैसा बेकार नहीं गया। आपको जब एग्रीमेंट कराया तो दिमाग लगता है यार फालतू इतने रुपये की स्टाम्प लगे, स्टाम्प नहीं, आपने पंजीयन करा दिया प्रॉपर, वो पंजीयन का पैसा उसमें माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आपको पंजीयन ही कराना चाहिए और स्टाम्प भी प्रॉपर लेने चाहिए। इस पर अलग वीडियो बना रखा, वो अभी आप देख सकते हो। अगर प्रॉपर स्टाम्प नहीं लिया, पंजीयन नहीं कराया तो उसकी कानून में क्या वैल्यूएशन है। फिर अब बात आएगी कि साहब ये जो हम एग्रीमेंट करा रहे हैं वो उसकी समय अवधि कितने दिन तक जिंदा है, वो यानी उसको कितने दिन बाद हम काम में ले सकते हैं। ये 2 पॉइंट पर निर्भर करता है। एक तो उसकी शर्तें, अगर शर्तों में आपने लिखा है कि इतनी तारीख तक रजिस्ट्री करा दूंगा, इतनी तारीख पैसा दे दूंगा, तो वो शर्तें अनुसार। दूसरा, अगर शर्तें अनुसार शर्तें नहीं लिख रखी है तो 3 साल, उसमें शर्त भंग कर देता है उसे 3 साल के अंदर मुकदमा कर सकते हो। शर्तें नहीं लिख रखी थी एग्रीमेंट की तारीख से 3 साल, या फिर एक बात और है वो मना करे उससे 3 साल। इस पर भी अलग वीडियो बना रखा है, एग्रीमेंट की वैलिडिटी कितनी तरह से होती है। अपने 3 साल का इंतजार नहीं करना है, तारीख निकलते ही शर्तें पूरी लिखवानी, और जैसे ही हो गया कोर्ट में आपको पेश कर देना। पंजीयन करवा रखा है आपने, एग्रीमेंट प्रॉपर स्टाम्प लगा रखा, पंजीयन जैसे आप कोर्ट में पेश करोगे कुछ समय में, साल भर में आपका मुकदमा क्लियर हो जाएगा और आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। आप अगर सामने वाली शर्तें की पूर्ति नहीं कर रहा है और पूरे एग्रीमेंट पक्का लिख रखा है और पैसा नहीं दे रहा है तो कोर्ट में करें, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि प्रॉपर स्टाम्प बनाने पर, प्रॉपर एग्रीमेंट पर स्टाम्प लिखने पर, प्रॉपर एग्रीमेंट पे प्रॉपर स्टाम्प पर एग्रीमेंट लिखने पर, सॉरी, तो आपका मामला पूरा पक्का हो जाएगा। एग्रीमेंट संबंधी मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। आप में से कुछ लोग कानूनी बिंदु पर मुझसे राय पाना चाहते हैं, तो आपके पास कोई भी गौशाला हो, कोई भी, ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, उसमें 500 रुपये जमा करा कर आप इस नंबर पर रसीद भेजे तो मैं आपसे बात कर लूँगा। या आपके पास कोई गौशाला नहीं है तो 300 रुपये गूगल पे मेरे इस नंबर पर करके आप मुझसे बात कर दो। यानी कि आपको कोशिश करनी है किसी भी गौशाला में 500 रुपये जमा करा के रसीद भेजें तो मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपके पास गौशाला नहीं है तो 300 रुपये मेरे इस नंबर पर गूगल पेमेंट करके या पेटीएम करके भी आप उसकी स्क्रीनशॉट इस पर भेजें तो मुझसे आपकी बात हो जाएगी। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।